मोदी जी की सरकार ये बोलने में विश्वास करती है। अगर कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। हमको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ता पहले से उनकी ये भावना बन गई और उनका ये दिमाग बन गया कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनका है कि आने वाला 2024 के चुनाव में कैसे रामलल्ला को इस्तेमाल किया जाए। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो एनसीपी के महासचिव रह चुके हैं, लोकसभा सीट से कटिहार से सांसद रहे हैं और कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अभी वो सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद तारिक अनवर साहब की, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी कांग्रेस से की थी, फिर बीच में कुछ नाराजगी हुई और उन्होंने एक अलग पार्टी एनसीपी बनाई। फिर कुछ कारणवश उन्होंने एनसीपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। आपको बता दें कि तारिक अनवर साहब 5 बार से लोकसभा सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं तारिक अनवर साहब का। तारिक अनवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा? देखिए, ये फायदे के लिए ये यात्रा नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो इसका उद्देश्य, इसका मकसद ये है कि आज जो भारत के अंदर एक तो जो माहौल है, जो ख़ास तौर पर नफ़रत और घृणा का माहौल है, उसको ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने की कोशिश है। आज ये कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, ये महिलाएं हों, लगभग आप देखें तो सभी वर्ग आज असंतुष्ट है या दुखी है, परेशान है। तो उसको कैसे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, मोदी जी की सरकार, ये बोलने में विश्वास करती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि उस दिशा में इन तमाम समस्याओं को जो मैंने गिनवाया, इनके समाधान में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। बिल्कुल। तो कांग्रेस हमेशा से राहुल गांधी को अपना नेता मानती आई है, क्या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को नेता मानती है? देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन ने पहले दिन जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, जब उसकी नींव रखी गई थी, तो ये तय हुआ था कि अभी इसमें इस विवाद को नहीं उठाना है, इस मुद्दे को ही नहीं उठाना है कि इंडियन अलायंस का कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, क्योंकि हम लोग का ये मानना था, यह तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी, उनका ये मानना था कि जब बहुमत हमारे पास होगा तभी हम प्रधानमंत्री का फैसला लेंगे या निर्णय लेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आम सहमति से, सब लोगों की राय से उसका फैसला हो। जी, कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जिस भी सीटों पे दूसरे स्थान मिला था कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस इस बार उन सीटों पे दावेदारी करेगी या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी और मैनेज करने को तैयार रहेगी? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और उसकी मौजूदगी हिंदुस्तान के हर कोने में है, हर सूबे में है, हर रियासत में है। तो वैसे तो बड़ी पार्टी है, तो हम जाहिर है कि हमारा उद्देश्य रहेगा कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो छोटी पार्टियां हैं, उन सब को हम अपने साथ लेकर चलें, उनको विश्वास में लें। उसके लिए कहीं गिव एंड टेक भी करने की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। हम उसमें ये कभी नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमारा वर्चस्व हो। तो यही हमारी कोशिश होगी। हम समझते हैं कि ये जो सीटों का एडजस्टमेंट है, वो आपस में बातचीत करके हम लोग उसका रास्ता ढूंढ लेंगे और कई राज्यों में लगभग हम लोग फैसले के बहुत ही नज़दीक हैं। जी, आप कटिहार से सांसद रहे हैं और अभी सांसद हैं कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी। वो आपके विरोधी रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में वो आपके साथी हैं। तो क्या ऐसे में अगर बात लोकसभा सीट कटिहार की आएगी तो आप सीट छोड़ेंगे? कौन देगा कुर्बानी, आप या दुलाल चंद्र? देखिए, ये जो गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है
इसमें इस बात को कोऑर्डिनेशन कमेटी देखेगी कि किसके जीतने की संभावना है, और उसमें जैसा मैंने कहा कि हम लोग का जो एटीट्यूड है सभी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका एटीट्यूड यही है कि हमको सीट जीतनी है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए अगर कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है कटिहार से, तो आप अगर जीत गए तो सबसे पहले आप कटिहार के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं कटिहार में, ख़ास तौर पर वहाँ इरोजन का सवाल है, कटाव का जिसको हम कहते हैं हिंदी में। बाढ़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये एक तरह से कहा जाए तो एक स्मॉल इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं और ऐसे लोग जो है इनके लेवल के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो छोटे हैं, मंझोले हैं, उनको उतना समर्थन ये सरकार नहीं करती। हमारी कोशिश ये होगी कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ कटिहार ही में नहीं, पूरे बिहार में आज आप इस बात को महसूस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत वहाँ परेशानी है, बेचैनी है, जो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ है ही नहीं है। जब पहले जब वहाँ इंडस्ट्री थी तो बिहार के अंदर, तो वो जब झारखंड अलग बना तो सारा जो इंडस्ट्री है या मिनरल है वो सब चला गया झारखंड में, तो बिहार के पास कुछ बचा नहीं है खेती के अलावा। तो हमको अब फूड प्रोसेस या फूड प्रोसेसिंग करके या जिसको कहिए खेती पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि खेती पर आधारित उद्योग कटिहार में भी लगे, बिहार के दूसरे राज्यों, दूसरे ज़िलों में भी लगे, ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट हो, और जो माइग्रेशन हो रहा है बिहार से, जो पलायन हो रहा है बिहार से, उसको रोका जाए। जी, कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिहार में अभी कहा नहीं सकता, बातचीत हमारी शुरू हुई है, और हम ये नहीं कहें कि हम अपनी हैसियत से ज़्यादा चाहते हैं। हमारी जो हैसियत है हम उसके अनुसार ही चाहेंगे, और हमारी कोशिश होगी तमाम जो हमारे आरजेडी के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, फिर लेफ़्ट फ्रंट के लोग हैं, हम सबको आपस में मिलकर फैसला हम करें, और कोशिश हमारी हो कि बिहार से ज़्यादा सीट आने वाले दिनों में लोकसभा में इंडिया अलायंस को मिले। बिल्कुल। क्या पार्टी ने आपके लिए क्या सोचा है? क्या आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? पार्टी चाहती है हम चुनाव लड़े, लेकिन जैसा आपने कहा कि वहाँ से जो अभी सिटिंग है वो जनता दल यू के हैं, यूनाइटेड के हैं, तो वो उनसे, उनके लीडरशिप से बातचीत हमारी लीडरशिप करेगी, कोशिश होगी। लेकिन उसके बावजूद हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम वहाँ से लड़ेंगे ही, क्योंकि जब तक के नाम का फैसला नहीं हो जाता, ऐलान नहीं हो जाता, तब तक ये कहना कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये ज़रा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। मैं बिहार के मेरी ख्वाहिश ज़रूर है, क्योंकि मैंने अपना कैरियर जब शुरू किया तब से लेके आज तक जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ तो कटिहार से लड़ा हूँ, और कटिहार के आवाम से, कटिहार के लोगों से जो मेरा एक भावनात्मक लगाव है, सिर्फ सियासी लगाव नहीं है, राजनीतिक लगाव नहीं है, उनके साथ एक मेरा भावनात्मक और व्यक्तिगत लगाव बन चुका है। और मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता हूँ कि कटिहार छोड़कर किसी दूसरी जगह से चुनाव। जी, मैं आपसे बिल्कुल यही सवाल पूछना चाह रही थी कि मैं खुद बिहार के कटिहार से हूँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, और बिहार और कटिहार की जनता भी जानना चाहती है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। आपकी छवि बहुत साफ रही है, अच्छी रही है, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो फिर आपने बार बार कटिहार ही क्यों चुना? वही मैंने कहा ना कि शुरू से, पहले दिन से, जब से मैं पहली बार वहाँ चुनाव लड़ने के लिए 77 में गया था, और चुनाव हार गया था, पहला चुनाव मैं वहाँ हार भी गया था, लेकिन तब भी मैंने उस इलाके को छोड़ा नहीं, और फिर लोगों के साथ अपने एक रिश्ता हमारा बना। तो जो वो रिश्ता बना है वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो सिर्फ सियासत पर मुनहसर है, बल्कि हमारा रिश्ता जो है एक हर व्यक्ति से, कटिहार के हर व्यक्ति से मेरा एक पर्सनल रिलेशन बन चुका है। और इसलिए मुझे अगर कटिहार छोड़ना पड़ा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कहा जाए कि दर्दनाक फैसला होगा,
और मजबूरी का फैसला होगा। जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस से क्या गलती हो गई जो कांग्रेस हार गई? देखिए, हमको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे कार्यकर्ता पहले से उनकी ये भावना बन गई और उनका ये दिमाग बन गया कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो जितनी कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और कहीं ना कहीं हम रिलैक्स कर गए, वो एक वजह रही। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनका संघ परिवार है वो पूरी ताकत से लगा वहाँ, कोशिश उसने की, ग्रास रूट पर जाकर उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा अंतिम समय में जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोलना उनकी जो है उनके डीएनए में है, तो हर चीज़ का झूठ बोलकर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह उन्होंने झूठ को अपना आधार बनाया और झूठा प्रोपेगेंडा करके, चूँकि उनके पास एक झूठ बोलने की एक मशीन भी है और मिशनरी भी है जिसका वो इस्तेमाल बहुत कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, वो लगता है कि सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। तो झूठ बोलकर ये सरकार तो बन तो गई है, लेकिन आप देखें कि बहुत जल्दी ये तीनों सरकारें अनपॉपुलर हो जाएंगी और लोगों को एहसास होगा कि हम लोगों ने गलत फैसला लिया है। हालांकि वोट में कमी नहीं आई है, ये भी आपको बता देते हैं कि ये तीनों राज्यों, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए पिछले दिनों, उसमें भारतीय जनता पार्टी से हमें 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है, लेकिन हम उस वोट को सही मानों में सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो वोट में कोई हमारे कमी नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि वहाँ तीनों राज्यों में कांग्रेस की 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन बार बार आरोप लगाती है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और इंडिया गठबंधन का कहना है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो असल में चल क्या रहा है? क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात दे पाएगी? देखिए, एनडीए गठबंधन नाम की कोई चीज़ है नहीं। अभी तक एक भी एनडीए गठबंधन की बैठक नहीं हुई। 5 साल गुजर गया, पिछले 2019 में जब चुनाव हुआ था शायद उस वक्त बैठक हुई होगी, हम नहीं कह सकते, मुझे याद नहीं है। लेकिन इस दौरान में 5 साल के दौरान में एक बार भी गठबंधन की बैठक नहीं हुई। जब एनडीए बना और एनडीए की बैठक होने लगी, तब उनको एहसास हुआ कि एनडीए को भी जिंदा किया जाए और फिर दोबारा उसको जीवित किया गया है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी तक एक जो एनडीए की जो विधिवत बैठक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, लेकिन एनडीए की 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो उनका जो अलायंस है वो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी, उस पर एक तरह से उनका वर्चस्व है और किसी की हिम्मत नहीं है एनडीए के अंदर कि वो अपनी बात कह सके या अपनी मांग रख सके। लेकिन इंडिया में चूँकि ये एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, तो हर पार्टी अपनी बात कह रही है और अपना जो भी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसके लिए वो आगे बात को रख रही है। जी, आखिरी सवाल मेरा यही है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को 24 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो 22 तारीख का प्रोग्राम है, ये जल्दबाजी भी किया जा रहा है और उनका रामलला के प्रति आस्था है या वो रामलला से उनको बहुत लगाव हो इसलिए नहीं कर रहे हैं। उनका है कि आने वाला 2024 के चुनाव में कैसे रामलला को इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए अधूरा मंदिर है जो 4 हमारे, मतलब हमारे नहीं, हिंदू धर्म के जो सबसे वरिष्ठ कहा जाए वो हैं आचार्य। तो जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो गलत है। तो जब प्रक्रिया गलत है, सब कुछ गलत है, डेट तक गलत है, वो कह रहे हैं कि गलत तिथि मुय्यन की गई है, तो इतने जल्दबाजी क्या थी? तो
ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये 22 तारीख का जो कार्यक्रम है अयोध्या में, वो खालिस राजनीतिक कार्यक्रम है। वो धर्म से या श्रद्धालुओं के जो भावना है उसको सामने रख के किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कैश कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि धर्म का खुलेआम अगर किसी ने इस्तेमाल किया है इस देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी, तो राम मंदिर पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड बिल्कुल भाई देखिए, जहाँ तक मज़हब का सवाल है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है और आज़ादी भी है उनको कि वो किस धर्म को मानते हैं, किस आस्था को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं। ये तो हमारे संविधान ने ये अधिकार हमको दिया है। तो ये काम राजनीतिक दलों का नहीं है। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना या चर्च बनाना, ये तो उसी धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसका अगर सही मानों में उद्घाटन अगर करना था तो किसी धर्म गुरु से कराना था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर जगह अपना नेम प्लेट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह तख्ती पर उनका नाम हो, तो वो राम मंदिर में भी अपनी दखल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अनवर साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24। नमस्कार।